नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स एकेडमी पर। ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपके बीच में एक नई सीरीज के साथ उपस्थित हो रहा हूं। कल जो एक सीरीज हमने शुरू किया था जो रिवीजन सीरीज के नाम से है, वो सीरीज भी चलती रहेगी और हम लोग बीच बीच में ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से ज्योग्राफी के सारे टॉपिक का रिवीजन करते रहेंगे। कल के सीरीज को आप सभी लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आपके हमें मिले। निश्चित रूप से आपके जो कमेंट हैं वो हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एक नई सीरीज आप ही लोगों के डिमांड पे मैं शुरू कर रहा हूं। जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं, जो लगातार हमसे मांग रहे थे कि मैपिंग की कोई अच्छी सीरीज शुरू की जाए, तो ये जो सीरीज है ये मैपिंग की एक सीरीज है जिसमें हम पूरे वर्ल्ड के बारे में, पूरे विश्व के बारे में, अलग अलग महाद्वीपों के बारे में बहुत ही डिटेल में मैपिंग करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, यहां मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि बीपीएससी जिस तरह के प्रश्न बनाती है उसी तरह की चीजों को मैपिंग में डिस्कस किया जाए। ऐसा भी हम नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा डीप में और अनावश्यक चीजों को ले, लेकिन हाँ, बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर मैप और मैप का पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई सीरीज को। और आज नई सीरीज आपको कैसी लगती है आप निश्चित रूप से हमें बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है स्पेशल मैपिंग सीरीज, सेशन फर्स्ट है। और स्पेशल मैपिंग सीरीज में आज की जो मैपिंग है वो उत्तरी अमेरिका पर केंद्रित है, नॉर्थ अमेरिका पर केंद्रित है। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका को शुरू करने से पहले, नॉर्थ अमेरिका को समझने से पहले, चलिए हम लोग एक बार पूरी दुनिया को देखते हैं, पूरी दुनिया के महाद्वीपों और महासागरों को एक बार भ्रमण करते हैं, तब हम लोग उत्तरी अमेरिका की मैपिंग शुरू करेंगे। अब यहां पर देखिए आपके सामने विश्व का यह नक्शा दिया हुआ है। इस विश्व के मैप पर, विश्व के नक्शे पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग महाद्वीप और अलग अलग महासागरों को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे विश्व में जो महासागर है, जिसमें प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, यहां पर प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह से ये प्रशांत महासागर इस जगह पर भी है। इसी तरह से जो अटलांटिक महासागर है, आप देख सकते हैं ये अटलांटिक महासागर है। और जो हिंद महासागर है उसकी स्थिति यहां पर है। और दक्षिणी महासागर चौथा महासागर है और पांचवा यहां पर आर्कटिक महासागर है। इसी तरह से हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप विद्यमान है। कौन कौन से देखिए, यहां पर ये एशिया महाद्वीप है, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। उसके बाद अंटार्कटिका, अगला जो महाद्वीप यहां पर है वो है अंटार्कटिका, यहां पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। और अंटार्कटिका के बाद आप ध्यान रखिए यहां पर यूरोप महाद्वीप है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब मैं आपको अलग अलग सभी महासागरों के बारे में और महाद्वीपों के बारे में बताने वाला हूं। तो अब इसके बाद हम सभी महाद्वीपों और सभी महासागरों को थोड़ा अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिए जो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, इस तरह से प्रशांत महासागर, यहां पर भी प्रशांत महासागर है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप ध्यान रखिए कि यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। एक बार प्रश्न पूछा था, एक सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा था कि हमारी धरती पर सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है। अगर कभी यह प्रश्न बने कि हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश अगर पूछा जाए तो यही है, सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर कभी पूछा जाए कि धरती पर सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश प्रशांत महासागर है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ा महासागर है, नंबर 1 एरिया के अकॉर्डिंग। इसके बाद जब हम दूसरे नंबर पर आते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है यह क्षेत्रफल के अनुरूप दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महासागर, अगर पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो
आप बताएंगे अटलांटिक महासागर, जो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है अटलांटिक महासागर को लेकर, ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक महासागर जो है इसका आकार कैसा है। इसके आकार पे प्रश्न आता है तो इसका आकार एस आकार का है, एस जैसा है, अंग्रेजी के एस के जैसा इसका आकार है। ठीक है, आकार एस जैसा है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, इसका आकार कैसा है तो आप बताएंगे एस, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। इसी तरह से अब यहां पर देखिए ये हिंद महासागर है, क्षेत्रफल के अनुसार जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वो हिंद महासागर है। क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। और उसके बाद यहां पर है चौथा, क्षेत्रफल के अनुरूप जो चौथा महासागर है यह है दक्षिणी महासागर। चौथा महासागर जो है वो दक्षिणी महासागर है। ठीक है, तो अब यहां पर क्यों ना थोड़ा सा नोट भी कर दिया जाए, इन बातों को लिख भी दिया जाए कि जो महासागर हैं इन महासागरों में सबसे नंबर 1 जो है वो है प्रशांत महासागर। नंबर 1 है प्रशांत महासागर, ध्यान रखिएगा, हमने बोल भी दिया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इस तरह से अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल के अनुरूप दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जो क्षेत्रफल के अनुरूप महासागर है वो है हिंद महासागर। इस तरह से हिंद महासागर है जो क्षेत्रफल के अनुरूप तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और चौथा जो सबसे बड़ा महासागर है, क्षेत्रफल के अनुरूप जो चौथा सबसे बड़ा महासागर है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुरूप चौथा जो सबसे बड़ा महासागर है वो है दक्षिणी महासागर। क्षेत्रफल के अनुरूप चौथा सबसे बड़ा महासागर दक्षिणी महासागर हम देखते हैं यहां पर, दक्षिणी महासागर। और एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। वैसे तो हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करने वाले हैं आज, उत्तरी अमेरिका आपको बताने वाले हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिका को समझने से पहले थोड़ा सा एक बार विश्व का भ्रमण कर लिया जाए, विश्व में महाद्वीपों और महासागरों को एक बार देख लिया जाए। ध्यान दीजिए, अब हमने यहां पर बताया ये महासागर, अब यहां पर जो दक्षिणी महासागर है इसके लिए एक चीज याद रखिएगा, दक्षिणी महासागर यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से, भूमंडलीय तापन जिसको कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है। वार्मिंग के प्रभाव से, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से ये बना है। ठीक है ना, मतलब अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा महासागर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से विकसित हुआ है तो आप बताएंगे दक्षिणी महासागर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से विकसित है। और इसके बाद ध्यान रखिए आर्कटिक महासागर आता है 5वें नंबर पर, क्षेत्रफल के अनुसार यह सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा महासागर है। तो इस तरह से हमने अपनी पृथ्वी पर ये जो 5 प्रमुख महासागर हैं, 5 प्रमुख महासागर हैं, इन 5 प्रमुख महासागरों को हमने दिखाने का प्रयास किया अपनी धरती के ऊपर। अब चलिए हम बात करेंगे अब महाद्वीपों की। अब इसके बाद प्रमुख जो महाद्वीप, हमारे धरती के जो महाद्वीप हैं उनकी हम बात करते हैं। पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, महासागर तो हमने देख लिया, अब हम महाद्वीपों की बात करते हैं जिसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स की अब बात कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग को ये सब चीजें पता हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, सबको पता है, लेकिन शुरुआत करनी है मैपिंग की तो क्यों ना हम थोड़ा सा विश्व का भ्रमण कर लें, तब हम नॉर्थ अमेरिका पर आते हैं। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कभी पूछा जाए तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप। जब बात करें कि सबसे क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो यह है अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो नंबर 1 जो है वो एशिया है, हमने लिखा यहां पर क्षेत्रफल के अनुसार एशिया सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, दूसरे नंबर पर जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर जो महाद्वीप है, ध्यान रखिए तीसरे नंबर पर वो है उत्तरी अमेरिका। यहां पर क्षेत्रफल में समस्या खड़ी हो जाती है, बहुत बार लोग जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि दक्षिण अमेरिका के बाद किसका स्थान आएगा। मैंने पेड बैचेस में बताया था, मैंने ऑफलाइन में भी बताया था कि दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका का स्थान आता है। अंटार्कटिका, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो अंटार्कटिका उसके बाद तब आएगा, अंटार्कटिका के बाद यूरोप का स्थान आएगा। यहां पर बहुत गलती होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार हम लोग दक्षिण अमेरिका के बाद क्षेत्रफल के अनुरूप हम यूरोप को मान लेते हैं, जबकि यूरोप नहीं है। यहां पर
अंटार्कटिका के बाद यूरोप आएगा, तब उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशिनिया के नाम से भी आप जान सकते हैं। यहां पर जो द्वीप समूह है सबको मिला के ओशिनिया कहते हैं। तो ये हमने देखा क्षेत्रफल के अनुरूप, एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग महाद्वीपों का क्रम। तीसरे नंबर पर जैसा कि हमने बताया कि उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर क्षेत्रफल के अनुरूप यहां पर दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद पांचवें नंबर पर क्षेत्रफल के अनुरूप यहां पर अंटार्कटिका है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के पास है। और उसके बाद अंटार्कटिका के बाद अब आता है छठवें नंबर पर एरिया के अकॉर्डिंग यूरोप, और सातवां सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया। सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, या हम कह सकते हैं सबसे छोटा महाद्वीप। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका की जहां तक बात है, एक विशेष बात यहां ध्यान रखिएगा, अफ्रीका की बात है तो आप एक बात याद रखिएगा कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, अंधा महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट या अंधा महाद्वीप कहते हैं, याद रखेंगे इस चीज को। अब इसके बाद चलिए अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। अब हम उत्तरी अमेरिका को हम यहां पे देखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग का डिमांड था, आप लोग कह रहे थे कि चलिए एक बार मैपिंग से संबंधित कक्षाओं को आप कराइए। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दिया था कि यूट्यूब पर मैपिंग से संबंधित कक्षाओं को आप लीजिए। तो उसी चीज को ध्यान में रख करके हम यूट्यूब पर आप मैप की कक्षा को शुरू कर चुके हैं। ये सीरीज भी चलती रहेगी और धीरे धीरे पूरे विश्व के बारे में, हर महाद्वीप के बारे में हम डिटेल में पूरा मैप कर लेंगे। क्लासेस में, जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, वहां पर इतना डिटेल में जा पाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन यहां पर हम सब कुछ डिटेल में करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें बात करनी है आज के इस सेशन में उत्तरी अमेरिका के बारे में। आज का हमारा जो सेशन है ये उत्तरी अमेरिका पर केंद्रित है। यह है उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका को समझने से पहले एक बार उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ की स्थिति को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, इसके चारों तरफ की स्थिति को देखें तो आप देखिए यहां पर इस तरह से ये उत्तरी अमेरिका है नक्शे पर। उत्तरी अमेरिका के अगर आप उत्तर में जाते हैं तो यहां पर एक महासागर है जिसको कि अभी आपने देखा, इसका नाम है आर्कटिक महासागर। उत्तर में है आर्कटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका के पूरब में जब हम जाते हैं तो यहां पर है अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका के पूरब में जब हम जाते हैं तो यहां पर अटलांटिक महासागर है, और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जब हम जाते हैं तो यहां पर है प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका के जब हम पश्चिम में जाते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए प्रशांत महासागर है। ये उत्तरी अमेरिका की चारों तरफ की स्थिति हमने आपके सामने रखी है कि चारों तरफ की जो स्थिति है वो क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि उत्तरी अमेरिका जो है, इस उत्तरी अमेरिका के आसपास की जो स्थितियां हैं उसको अब हम डिटेल में समझेंगे। अभी तो मुख्य रूप से हमने महासागरों की बात करी है। यहां पर ध्यान दीजिए, इस तरह से ये जो भाग आप देख रहे हैं ये रूस है। ये रूस का भाग आप यहां पर देख पा रहे हैं जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका के पहले प्रमुख जो देश हैं उन देशों को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से देश उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार यहां के जो प्रमुख देश हैं उन देशों को देखते हैं कि कौन कौन से देश उत्तरी अमेरिका में आते हैं। उत्तरी अमेरिका में आने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। यहां पर कनाडा है उत्तरी अमेरिका में, कनाडा ये पहला देश। उत्तरी अमेरिका में दूसरा जो देश है जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, इस तरह से ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी को एक दूसरा नाम दिया जाता है, इसको यूएसए भी कहा जाता है। इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूएसए के नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को यूएसए के नाम से जानते हैं। और यहां पर ये है कनाडा, ठीक है, कनाडा। अभी हम कनाडा के बारे में डिटेल में बहुत कुछ बताएंगे आपको, ठीक है ना, आने वाले क्लासेस में कनाडा के बारे में, अमेरिका के बारे में, सबके बारे में डिटेल में बात होगी। अभी तो सिर्फ हम बाहर बाहर चारों तरफ की जो चीजें हैं उसको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, और ये भी है कि आप लोग इस क्लास को थोड़ा दूसरों को भी शेयर करिए, औरों को भी बताइए, इस क्लास का फायदा सब लोग उठा सके, ठीक है। चलिए बताइएगा। अब उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यहां पर है मैक्सिको। ये जो देश है वो है मैक्सिको। इस तरह से अगला देश है, यहां पर प्रमुख देशों की बात कर रहा हूं, ये मैक्सिको है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है जिसे अलास्का कहते हैं।
ये अलास्का। अगर पूछा जाए कि अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का कौन सा राज्य उसकी मुख्य भूमि से हट करके है, कौन सा राज्य उसकी मुख्य भूमि से हट करके है, तो ध्यान दीजिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका का यहां पर अलास्का राज्य जो है ये इसके मुख्य भूमि से हट करके है और कनाडा से लगा हुआ है। इसी तरह से यहां पर कुछ द्वीप समूह इस तरह से हैं, कुछ द्वीप समूह यहां पर, इसे हवाई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये भी यूएसए का है जिसे हम हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं, ये भी अमेरिका का ही है, ये भी एक राज्य है और यहां पर ये भी मुख्य भूमि से हट करके है, मुख्य भूमि से अलग है ये भी। अब इसके बाद हम यहां के और जो प्रमुख स्थान, जैसे यहां पर ग्रीनलैंड है, ये देखिए ये ग्रीनलैंड है। अगर हम भौगोलिक रूप से बात करें तो ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए इस पर डेनमार्क का अधिकार है। देश की अगर हम बात करें तो डेनमार्क के अधिकार में है, जो कि यूरोप का एक देश है जिसे हम डेनमार्क कहते हैं। डेनमार्क के अधिकार में ये है, ठीक है, डेनमार्क के अधिकार में है। आगे बढ़िए अब यहां पर, तो अब इस तरह से हमने अमेरिका के प्रमुख जो देश हैं इनको देखा। यहां कनाडा और अमेरिका के बीच में, इस तरह से एक बॉर्डर लाइन है, इसे हम 49 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं। 49 डिग्री समानांतर रेखा, ये जो 49 डिग्री समानांतर रेखा है, 49 डिग्री समानांतर रेखा, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, 49 डिग्री समानांतर रेखा के लिए याद रखेंगे यह अमेरिका और यह यूएसए, अमेरिका को यूएसए बोल सकते हैं, यूएसए व कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा है, यूएसए कनाडा की सीमा रेखा है, जैसे हम 49 डिग्री समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। 49 डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस तरह से हमने यहां पर उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जो देश हैं उन देशों को हमने यहां पर देखा है कि कौन कौन से देश यहां पर है, प्रमुख देश। अब इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ की स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहां पे, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे, अभी हमने उत्तरी अमेरिका को देखा। अब देखिए ये जो महासागर हैं, इन महासागरों के बाद यहां पर उत्तरी अमेरिका से लगे हुए कई सारे सागर इससे संलग्न हैं, जो उत्तरी अमेरिका से लगे हुए हैं, ठीक है ना, कई सारे सागर लगे हैं, कई सारी जलसंधियां हैं, यहां पे कई सारी खाड़ियां हैं। अब एक एक करके देखना है। ध्यान दीजिए, मैपिंग का अपना एक तरीका होता है, पहले आप बाहर बाहर की चीजों को देखिए, ठीक है। तो अभी हमने आपको बाहर बाहर की चीजों को बताया, फिर अब हम उसके बाद अब थोड़ा करीब आएंगे, उत्तरी अमेरिका के पास आएंगे। तो अब यहां पर कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन सी जलसंधियां हैं, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरह शिद्दत के साथ आप लोग लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, इस क्लास को शेयर भी करिए, औरों को भी बताइए, और इसको हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। अब थोड़ा यहां पर चारों तरफ की स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका के सागर की बात करेंगे। जो हमारी पृथ्वी पर बड़ी जलराशियां हैं, बड़ी बड़ी जो जलराशियां हैं, उन्हें हम महासागर कहते हैं। लेकिन महासागरों के किनारे पर, महासागरों के मार्जिन पर, महाद्वीपों के निकट की जो जलराशियां होती हैं उन्हें हम सागर कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे बड़ी बड़ी जो जलराशियां हैं उन्हें हम महासागर कहते हैं, और महासागरों के किनारे पर महाद्वीपों से सटी हुई जो छोटी जलराशियां होती हैं उन्हें हम सागर के नाम से जानते हैं। हमें यहां पर देखना है कि उत्तरी अमेरिका से कौन कौन से सागर संलग्न हैं, उत्तरी अमेरिका से संलग्न सागर कौन कौन से हैं। चलिए, सबसे पहले यहां पर कनाडा के उत्तर में आप देखिए, ये एक सागर है। इस तरह से यहां पर एक सागर इस तरह हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह से एक सागर है, और ये जो सागर है इसका नाम है ब्योफोर्ट सागर। यह है ब्योफोर्ट सागर, ये कनाडा से लगा हुआ है। ब्योफोर्ट सागर जो है ये कनाडा से लगा हुआ है, अभी मैं नोट भी करूंगा इसको। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सागर यहां पर दिखाई देगा जिसका नाम है लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर से। अब ये जो लैब्राडोर सागर है, ध्यान रखिएगा, ये भी कनाडा से लगा हुआ है। लैब्राडोर सागर, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से यहां पर एक सागर है, और ये है लैब्राडोर सागर। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से लैब्राडोर सागर है, इस तरह से लैब्राडोर सागर। अब इस लैब्राडोर सागर के जब आप दक्षिण में आते हैं, थोड़ा सा और दक्षिण में, तो ये जो स्थान आपको दिखाई देता है, यहां पर एक सागर दिखता है इस तरह से। उत्तरी अमेरिका के थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में इस जगह एक सागर दिखता है जिसको सारागैसो सागर कहते हैं। इस तरह से है सारागैसो सागर, सारागैसो सागर यहां पर है।
सारागैसो सागर जो है ये अटलांटिक महासागर के अंतर्गत है, क्योंकि हमें पता है कि इसके आगे का ये जो पूरा का पूरा महासागरीय क्षेत्र है ये है अटलांटिक महासागर। अभी तो हमने दिखाया था आपको कि इस तरह से ये पूरा है अटलांटिक महासागर, पूरब में ये पूरा अटलांटिक महासागर है। इसी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ, अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है लैब्राडोर सागर, और इसी तरह से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है सारागैसो सागर, इस तरह सारागैसो सागर। अब इसके बाद उत्तरी अमेरिका के थोड़ा दक्षिण में आते हैं। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में जब आएंगे तो यहां पर एक सागर है जिसे कैरेबियाई सागर के नाम से जानते हैं, यह है कैरेबियाई सागर, इस तरह से है कैरेबियाई सागर। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह है कैरेबियाई सागर, ठीक है। इस जगह पर कैरेबियाई द्वीप जो है, कैरेबियाई द्वीप के बारे में आपने सुना होगा, जो कैरेबियाई द्वीप, जो वेस्ट इंडीज की जो टीम आती है क्रिकेट खेलने के लिए, वास्तव में वहीं पर ये सारे देश हैं। अभी मैं डिटेल में जब बताऊंगा तो उन देशों के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में वो कौन सी क्रिकेट टीम है जिसका कोई एक देश नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी क्रिकेट टीम है जिसका कोई एक देश नहीं है, क्रिकेट टीम है, नाम है क्रिकेट टीम का, लेकिन देश नहीं है वो, बताइए, उत्तर दीजिए यहां पे, अच्छा प्रश्न है ये। तो अब इसके बाद कैरेबियाई सागर, कैरेबियाई सागर के बाद अब ये जो पूरा एरिया है इसको हम पहले भी आपको डिस्कस करके बता चुके हैं कि ये प्रशांत महासागर है, इस तरह से ये प्रशांत महासागर है, इस तरह से ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो अब हमने आपको उत्तरी अमेरिका से संलग्न, उत्तरी अमेरिका से जुड़े हुए जो सागर है उसके बारे में हमने बताया है। मेरे प्रश्न का उत्तर आ रहा है, कुछ लोग न्यूजीलैंड बता रहे हैं, सऊदी अरब, सऊदी अरब तो देश है ही, न्यूजीलैंड भी देश है, वेस्ट इंडीज नहीं है। वेस्ट इंडीज एक क्रिकेट टीम है ना, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है, लेकिन वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है। यहां पर बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं जिसको कैरेबियाई देश कहते हैं, वो जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, कैरेबियाई जो देश हैं, उन सारे कैरेबियाई देशों को मतलब मिलाते हुए मुख्य जो देश है उनकी अपनी एक टीम है जिसको हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। तो वेस्ट इंडीज कोई क्रिकेट टीम, तो एक क्रिकेट टीम है बट देश नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब इसके बाद हम थोड़ा और पूरब में आते, पश्चिम में आते हैं। यहां पे देखो, ये उत्तरी अमेरिका, पश्चिम में आएंगे, यहां पर अब एक सागर है जिसे बेरिंग सागर के नाम से जानते हैं, ये है बेरिंग सागर, इस तरह से बेरिंग सागर है, ठीक है ना, यहां पर है बेरिंग सागर, ध्यान रखेंगे ये बेरिंग सागर है। तो हम उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ कौन कौन से सागर हैं उन सागरों को अभी हमने आपको दिखाया। यहां पर बेरिंग सागर, ब्योफोर्ट सागर। अब हम लोग नोट करेंगे कि कौन सा सागर किस देश से संलग्न है, किस देश से जुड़ा हुआ है। ब्योफोर्ट सागर जो है ये कनाडा का है, अगर देश की बात करें तो ये किस देश का सागर है, तो कनाडा से संलग्न है। बाकी आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, अगर हम महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर से ये जुड़ा हुआ है, आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद यहां पर इस तरह कनाडा, ब्योफोर्ट सागर कनाडा देश से लगा हुआ है, कनाडा का सागर है। जब हम लैब्राडोर सागर की बात करते हैं तो लैब्राडोर सागर भी कनाडा से लगा हुआ है, ये भी कनाडा व ग्रीनलैंड के बीच में है। अगर पूछा जाए कहां है तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में ये सागर है, ध्यान रखिएगा, कनाडा ग्रीनलैंड के बीच में ये सागर है जिसे हम लैब्राडोर सागर के नाम से जानते हैं। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, क्योंकि ये ग्रीनलैंड है, आपको पता ही है कि ये ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड और इधर कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है, इस तरह से ये ग्रीनलैंड है, यहां पर ये कनाडा है पूरा का पूरा, ये कनाडा है, ठीक है। और इस तरह से यहां पर अमेरिका है, यूएसए है, इधर मैक्सिको है, इस तरह से मैक्सिको है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आप ध्यान दीजिए, जो लैब्राडोर सागर है कनाडा ग्रीनलैंड के बीच में है। इसके बाद सैरागैसो सागर, जो सैरागैसो सागर है ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर अमेरिका, दक्षिण नहीं, उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्व में है, ध्यान रखिएगा, यह उत्तरी अमेरिका के, यह उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है ना, पूरी तरह दक्षिण भी नहीं है, लेकिन पूरे क्षेत्र को अगर मेल लेख के चलेंगे तो दक्षिण पूर्व माना जाएगा, दक्षिण पूर्व में है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सारागैसो सागर है ना, यहां पर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सारागैसम। ये पूछा जाता है, यहां पर एक सारागैसम नाम की घास पाई जाती है, यहां पर एक सारागैसम नामक घास पाई जाती है।
अब इसी घास के नाम पर इसका नाम पड़ा है, इसी घास के नाम पर इसका नाम पड़ा है सारागैसो सागर। ठीक है, तो पूछा जाए कि सारागैसम नाम की घास कहां पाई जाती है, तो आप बताएंगे सारागैसम नाम की घास कहां पाई जाती है, तो अटलांटिक महासागर में, यहां पर सारागैसो सागर जो है, यहां पर सारागैसम नाम की घास पाई जाती है। और इसी सारागैसम घास के नाम पे इस महासागर को नाम दिया गया है, महासागर को नाम दिया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इस तरह से पश्चिम में अब हम चले आए, यहां पर कैरेबियाई सागर है। अब ये जो कैरेबियाई सागर है पूरा, ये वेस्ट इंडीज के निकट है, वेस्ट इंडीज के जितने द्वीप हैं, मतलब वेस्ट इंडीज के जितने आइलैंड्स हैं, जो कैरेबियाई द्वीप हैं उसके निकट है, ये कैरेबियाई सागर है, इसमें कुछ और लिखना नहीं है। और जो बेरिंग सागर है, इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच में है। ये जो है, ये रूस व उत्तरी अमेरिका के बीच में है, रूस व उत्तरी अमेरिका के बीच, रूस व उत्तरी अमेरिका के बीच है ये। तो अगर पूछा जाए कि बेरिंग सागर कहां पर है, तो रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है। इसका मतलब ये रूस और उत्तरी अमेरिका दोनों को टच कर रहा है। ठीक है ना, रूस और उत्तरी अमेरिका दोनों को टच किए हुए है। चलिए यहां पर मैं थोड़ा सा आपको मैप पर एक बार फिर से इस चीज को दिखा देता हूं, एक मैप यहां पर लेकर के, और फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, हम किस जगह की बात कर रहे हैं। गौर करिएगा थोड़ा, हमने जितनी बातें यहां पे रखी है, वास्तव में आप ध्यान दीजिए, ये है रूस और इस तरह से ये पूरा, और ये जो भाग है ना, इसी भाग की बात हो रही थी। यहां पर है इस तरह से बेरिंग सागर, ये है बेरिंग सागर। ठीक है, इस तरह से है बेरिंग सागर, रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच में। आप ये भी कह सकते हैं रूस व अलास्का के बीच में, ये भी कहा जा सकता है रूस व अलास्का के बीच, क्योंकि यहां पर अलास्का है, ध्यान रखिए, रूस अलास्का के बीच, ये अलास्का है, इस तरह से अलास्का है, ये अलास्का है, यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पे अलास्का है, ये अलास्का है। ठीक है ना, और इसी रूस और अलास्का के बीच में यहां पर बेरिंग सागर स्थित है, बेरिंग सागर इस तरह से स्थित है। बेरिंग सागर की जब बात हम करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जो बेरिंग सागर है, ये बेरिंग सागर से लगी एक जल संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे प्रश्न बनता है। चलिए, तो हम अब बात करेंगे, सारागैसो सागर की बात हो गई है, वो यहां पर है, यहां पे लैब्राडोर सागर है। लैब्राडोर सागर और सारागैसो सागर नाम भी लिख देते हैं, नाम यहां पर भी लिख देते हैं। इस तरह से लैब्राडोर सागर है, इस तरह से लैब्राडोर सागर है, और लैब्राडोर सागर के बाद यहां पर है सारागैसो सागर, सारागैसो सागर, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब इसके बाद सारागैसो सागर यहां पर है, और इस तरह से ये कैरेबियाई सागर है, कैरेबियाई सागर, कैरेबियाई सागर जो है, ये यहां पर मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। ठीक है ना, ये दक्षिण अमेरिका है और इधर मध्य अमेरिका, उसके बीच में है कैरेबियाई सागर, दोनों के बीच में आता है कैरेबियाई सागर। अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम इसके बारे में अन्य जो तथ्य हैं उसको अब देखने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि यहां पर कौन कौन से प्रमुख सागर हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर कौन कौन से खाड़ियां हैं, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, खाड़ियों की बात करते हैं। खाड़ियां क्या होती हैं, सबसे पहले उसके भी समझना होगा, खाड़ियां होती क्या है। तो देखिए, खाड़ियां जो होती हैं, ये ऐसे जल क्षेत्र होते हैं, खाड़ियों की अगर बात करें तो खाड़ियां ऐसे जल क्षेत्र, खाड़ियां जो हैं उसके लिए कहा जाएगा कि ऐसे जल क्षेत्र हैं, ऐसे जल क्षेत्र, ऐसे जल क्षेत्र हैं जो, ऐसे जल क्षेत्र हैं जो तीन ओर से, जो तीन ओर से, ऐसे जल क्षेत्र हैं जो तीन ओर से स्थल से घिरे हैं, स्थल से घिरे हैं। तो तीन ओर से स्थल से घिरे जो जल क्षेत्र हैं उन्हें हम खाड़ियां बोलते हैं। ऐसी जल क्षेत्र हैं, ऐसी जल क्षेत्र हैं जो तीन ओर से स्थल से घिरी है। ठीक है, तीन ओर से स्थल से घिरी है, उनको हम खाड़ियां कहते हैं। यहां पर जब हम खाड़ियों की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस जगह कनाडा में एक खाड़ी है, इस तरह से, ये एक खाड़ी है इस तरह से, और इसको नाम देते हैं हडसन की खाड़ी। यह है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। ठीक है, यह है हडसन की खाड़ी, कहां पर है, किस देश में है, तो आप बताएंगे कनाडा में है। हडसन की खाड़ी कहां पर है, तो कनाडा में है।
हडसन की खाड़ी कहां पर है? तो ये कनाडा में है, ध्यान रखिएगा, हडसन की खाड़ी जो है ये कनाडा में है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी हडसन की खाड़ी में एक खाड़ी और है, एक और खाड़ी है जो हडसन की खाड़ी के अंदर है। इस तरह से एक और खाड़ी है, आप कह सकते हैं खाड़ी में खाड़ी है। खाड़ी के अंदर एक दूसरी खाड़ी है जिसको जेम्स की खाड़ी कहते हैं, इसको कहते हैं जेम्स की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, जेम्स की खाड़ी ये हडसन की खाड़ी के अंदर है और ये भी कनाडा में कनाडा में स्थित है। यही तो क्वेश्चन बनेगा ना कि हडसन की खाड़ी कहां पर है, हम बताएंगे कनाडा में है, ठीक है ना। हडसन की खाड़ी कहां है? तो कनाडा में है। जेम्स की खाड़ी कहां है? कनाडा में है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ऐसे ही बताना है उत्तर। जेम्स की खाड़ी कहां पर है? कनाडा में है। इसके बाद अब कनाडा के पूरब में चलते हैं, अब यहां पर कनाडा के पूरब में चलते हैं और देखिए इस जगह पर एक खाड़ी हमें दिखाई दे रही है इस तरह से। कनाडा के पूरब में ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी है इसे हम कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसको हम कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है ये कहां पर है? तो हम कहेंगे सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है ये भी कनाडा में है, ठीक है ना, ये भी कनाडा में है। इसी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में कनाडा में बहने वाली सेंट लॉरेंस नाम की नदी गिरती है, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे जब नदियों की बात होगी तो ये आएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है इसी में सेंट लॉरेंस नदी गिरती है, इसी में सेंट लॉरेंस नदी गिरती है, इसी में सेंट लॉरेंस नदी जो है, सेंट लॉरेंस नदी, वो नदी गिरती है। इस बात को ध्यान रखना है कि सेंट लॉरेंस नदी कहां गिरती है? तो सेंट लॉरेंस नदी जो है ये इसी में गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का जो एक प्रस्ताव था कि मैपिंग की क्लास रखी जाए, तो मैपिंग की क्लास को हमने शुरू किया है। ये सीरीज भी बीच बीच में आती रहेगी, प्रश्नों की श्रृंखला भी चलती रहेगी, रिवीजन सीरीज जो है वो भी चलती रहेगी। आप लोग बस इसी तरह से शिद्दत से पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। धीरे धीरे करके, जैसा कि हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं में आपसे वादा किया है कि हर एक सेगमेंट को हम कवर करेंगे, हर एक सेगमेंट को कवर करेंगे, ठीक है ना। कोई सेगमेंट छूटेगा नहीं, किसी सेगमेंट को हम क्लासेस में कवर करेंगे तो किसी को हम क्वेश्चन के माध्यम से, और कुछ चीज ऐसी होगी जो मैपिंग से संबंधित है उस तरह यूट्यूब के माध्यम से होगी। लेकिन आप लोग जुड़िए। हाँ, आप लोग का जो मैसेजेस हैं उसका इंतजार हमें रहेगा। ऑफ अभी तो मेरे लिए संभव नहीं है कि आपके मैसेजेस में देख पाऊं और मैं कुछ फीडबैक कर दे पाऊं, लेकिन जब ये बैच खत्म हो जाएगा तो आप लोग जरूर मैसेज दीजिएगा, उस मैसेज का फीडबैक मैं दूंगा। उससे हमें ये भी पता चलता है कि आपको क्या सही लगा, आपके लिए और क्या जरूरी है, आपकी और डिमांड क्या है, वो सारी चीजें हमें समझ में आती है, ठीक है। तो चलिए, शेयर भी करिए इस क्लास को, सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इस क्लास को शेयर भी करना है। चलिए, तो चलिए अब हम सेंट लॉरेंस की खाड़ी के आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? पहले हमने देखा यहां पर, ध्यान रखेंगे, इस जगह पर हमने हडसन की खाड़ी देखी है। हडसन की खाड़ी के बाद हमने देखा यहां पर जेम्स की खाड़ी, उसके बाद सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक छोटी सी खाड़ी है लेकिन महत्वपूर्ण है, छोटी सी खाड़ी है लेकिन महत्वपूर्ण है। इस जगह पर एक खाड़ी है, छोटी सी है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसका नाम है चीजापेक, चीजापेक खाड़ी, चीजापेक बे कहते हैं या चीजापेक खाड़ी इसको बोलते हैं। इस जगह पर चीजापेक की एक खाड़ी है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चीजापेक की खाड़ी है, वो भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक खाड़ी और है जो कि, या पहले मैं उसी को नोट करके तब चीजापेक की खाड़ी के बारे में लिखता हूं। पहले थोड़ा सा मैं, एक खाड़ी और है उसे मैं नोट कर लूं इस जगह पर, उसके बारे में लिख के तब। एक है फंडी की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, फंडी की खाड़ी। अगर पूछा जाए कि फंडी की खाड़ी कहां पर है तो आप बताएंगे जहां मैंने पॉइंट किया है इस जगह पर, ये फंडी की खाड़ी है, ये है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी किस देश में है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। फंडी की खाड़ी जो है ये कनाडा में है। पूछा जाए कि किस देश में है, आप बताएंगे कनाडा में है। इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूं, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। ध्यान रखिएगा, फंडी की खाड़ी में, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखना है। फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, इस बात को ध्यान में रखना है। आपने ज्वार भाटा के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। तो अगर कभी पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व का सबसे ऊंचा टाइड कहां आता है, आप बताएंगे फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
और इसी फंडी की खाड़ी के बाद, अब फंडी की खाड़ी के बाद आगे जो है वो है चीजापेक की खाड़ी, जिसके बारे में आपको मैं दूसरी स्लाइड पर बताऊंगा, क्योंकि ये तो पूरा कवर हुआ। अब मैं एक नई स्लाइड लूंगा और नई स्लाइड पर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नई स्लाइड पर अब इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहां पर चलिए एक नई स्लाइड लेते हैं, नई स्लाइड पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। फंडी की खाड़ी तक की बात हो गई है, फंडी की खाड़ी तक की बात हमारी हो गई है। अब हम थोड़ी सी कुछ अन्य बातों पर डिस्कस करेंगे। यहां पर एक नया स्लाइड ले लिया हमने, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब यहां पर हम कुछ नए बिंदुओं को यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं एक नए स्लाइड के थ्रू। ध्यान दीजिए, इस तरह से फंडी की खाड़ी क्या है हम लोग जान चुके हैं, फंडी की खाड़ी समझ चुके हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ता हूं। और अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण खाड़ी, एक और महत्वपूर्ण गल्फ या खाड़ी, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि एक और महत्वपूर्ण खाड़ी है, अमेरिका से जुड़ी हुई है, इस तरह से अमेरिका से जुड़ी हुई है। इसका नाम है चीजापेक खाड़ी, इसका नाम है चीजापेक खाड़ी, चीजापेक खाड़ी। अब चीजापेक की खाड़ी जो है या चीजापेक खाड़ी जो है, अगर पूछा जाए किस देश में है, आप बताएंगे यूएसए। यूएसए का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ध्यान रखिएगा। तो जो चीजापेक की खाड़ी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ये महत्वपूर्ण है थोड़ा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद अब एक खाड़ी जो कि यहां पर एक बहुत बड़ी खाड़ी यहां पर है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में एक बहुत बड़ी खाड़ी, इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, यहां पर है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी जो है ये मैक्सिको और अमेरिका यूएसए के बीच में है, मैक्सिको और यूएसए के बीच में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मैक्सिको की जो खाड़ी है यह मैक्सिको और यूएसए के बीच में है, अमेरिका व मैक्सिको के बीच में है। यूएसए, यूएसए, मैक्सिको, मैक्सिको व यूएसए, मैक्सिको व क्यूबा आदि के बीच में है, आदि के बीच में है। इस बात का मतलब क्या हुआ? अगर कहा जा रहा है कि ये जो खाड़ी है ये मैक्सिको, अमेरिका और क्यूबा आदि के बीच में है, तो इस बात का अर्थ या मतलब क्या हुआ, इसको समझना है। ध्यान दीजिए, यहां पर इस तरह से है यूएसए, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ये जो यहां पर भाग दिखाई दे रहा है ये है मैक्सिको, इस तरह से है मैक्सिको। अभी आपको हमने मैप पर दिखाया भी था मैक्सिको। और यहां पर ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है ये क्यूबा नाम का द्वीप है। ठीक है, ये क्यूबा नाम का द्वीप है। तो यहां पर मैक्सिको की जो खाड़ी है वो यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा नाम के द्वीप के बीच में स्थित है, दोनों के बीच में स्थित है, तीनों के। और अगर पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी, तो ध्यान रखिएगा ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी यही है, सबसे बड़ी खाड़ी। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मैक्सिको की खाड़ी। उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यहां पर पश्चिम की ओर, मैक्सिको के पश्चिम में आते हैं। ध्यान दीजिए, मैक्सिको के पश्चिम में आपको एक खाड़ी यहां पर मिलेगी इस तरह से। ये जो खाड़ी है इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी, इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहां पर मेरा प्रश्न है आपसे, आप उत्तर देके बताइए, उत्तर देके बताइए कि कैलिफोर्निया की खाड़ी किस देश की खाड़ी है। बताइए, मेरा प्रश्न है आपसे कि कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है ये किस देश की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी किस देश की खाड़ी है, उत्तर दीजिए इसका। यहां पे एक अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूं, कैलिफोर्निया की खाड़ी किस देश की खाड़ी है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी किस देश की खाड़ी है। अभी मैं उत्तर नहीं बता रहा हूं, अभी आप बताएंगे मुझे। अब इसके बाद यहां पर जब आप चले आएंगे इस तरह से, तो इस जगह पर एक खाड़ी है, इस तरह से एक खाड़ी है जिसका नाम है अलास्का की खाड़ी। इस जगह पर एक खाड़ी है जिसका नाम है अलास्का की खाड़ी। इस तरह से ये है अलास्का की खाड़ी, इस तरह से ये है अलास्का की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, इस तरह से अलास्का की खाड़ी। अब अलास्का की जो खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी जो है, नाम से समझ में आ रहा है कि अलास्का से जुड़ी हुई है, अलास्का से, क्योंकि अलास्का अमेरिका का है, यूएसए का एक राज्य है यहां पे अलास्का,
उससे जुड़ी हुई है। इसके बाद आप ध्यान रखिए, एक और महत्वपूर्ण खाड़ी यहां पर है। इस तरह से एक खाड़ी है जिसका नाम है ब्रिस्टल की खाड़ी। इसका नाम है ब्रिस्टल की खाड़ी। इस तरह से ध्यान रखिए, यह है ब्रिस्टल बे या ब्रिस्टल की खाड़ी। इस तरह से यह है ब्रिस्टल की खाड़ी। तो ब्रिस्टल की जो खाड़ी है यह भी अलास्का से लगी हुई है। ब्रिस्टल की खाड़ी किससे लगी है? तो अलास्का से जुड़ी हुई है। ब्रिस्टल की खाड़ी अलास्का से जुड़ी हुई है, ठीक है, ब्रिस्टल की खाड़ी। उसके बाद एक खाड़ी और यहां पर पाई जाती है, छोटी सी एक और खाड़ी है। इस तरह से एक और खाड़ी यहां पर है, इसका नाम है कुस्कोक्विम की खाड़ी। इसका नाम है कुस्कोक्विम की खाड़ी। कुस्कोक्विम, कुस्कोक्विम की जो खाड़ी है, ये जो कुस्कोक्विम की खाड़ी है ये भी अलास्का से जुड़ी हुई है। ये भी अलास्का से जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा। कुस्कोक्विम की खाड़ी कहां पर है? अलास्का से जुड़ी हुई है। तो अब आपको हमने उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख खाड़ियां हैं उसके बारे में बता दिया। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख खाड़ियां जो है उसको हमने बता दिया, ठीक है। जब भी आप ये सेशन देखें, चाहे आप अभी फिलहाल देख रहे हैं चाहे रिकॉर्डेड में देखें, अगर आपके पास एटलस हो तो एटलस भी अपने पास रखिए। हालांकि मैं सारी बातें तो बता ही रहा हूं, लेकिन आप अगर एटलस भी अपने पास रखेंगे तो ये और भी महत्वपूर्ण होगा। ये हर एक एग्जाम के लिए, हर एक बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले हर एक एग्जाम वर्ग के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें हर एक एग्जाम से संबंधित जो चीजें हैं, हर एक एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं, उतना ही मैं बताऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के डेप्थ में जाऊंगा। मैं उन चीजों पर केंद्रित करूंगा जहां से प्रश्न बनते रहे, ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग बता रहे हैं उत्तर कि मैक्सिको में है। बिल्कुल सही बात है कि ये जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी किस देश की खाड़ी है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको में है। यहां पर कंफ्यूजन इसलिए होगा यहां पर, आप ध्यान दीजिए। कंफ्यूजन क्यों होगा यहां पे? कंफ्यूजन यहां पर इसलिए होगा, कंफ्यूजन की गुंजाइश यहां पर इसलिए है क्योंकि अगर पूछा जाए कि कैलिफोर्निया की खाड़ी कहां पर है, तो कैलिफोर्निया हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि अमेरिका का राज्य है। बिल्कुल सही बात है, कैलिफोर्निया है। जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं इसी जगह पे कैलिफोर्निया नाम का राज्य है अमेरिका का। यहां कैलिफोर्निया राज्य है, लेकिन ये जो भाग है ये मैक्सिको में आता है, ये कैलिफोर्निया को कहीं से टच नहीं करता है। तो यहां पर मैक्सिको की एक खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया, यहां पर उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जो खाड़ियां हैं उसको डिस्कस किया, जिसमें हडसन की खाड़ी हमने देखा, जेम्स की खाड़ी कनाडा में है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी कनाडा में है, इसी में सेंट लॉरेंस नदी गिरती है। फंडी की खाड़ी के लिए बताया कि ये कनाडा में है, और फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ये भी हमने बताया, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहीं पर आता है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़े हैं तो अब इसके बाद मैंने आपको चीजापेक की खाड़ी का बताया जो अमेरिका से लगी हुई है, यूएसए में है। इसके बाद मैक्सिको की खाड़ी के लिए बताया जो कि सबसे बड़ी खाड़ी है, उत्तरी अमेरिका की लार्जेस्ट सबसे बड़ी खाड़ी। और इसके बाद कैलिफोर्निया की खाड़ी जो कि अमेरिका की है, सॉरी मैक्सिको की, अमेरिका की नहीं है, मैं मैक्सिको की है। कंफ्यूजन से बचने के लिए ध्यान में रखना है कि ये मैक्सिको की है, अमेरिका की नहीं है। अलास्का की खाड़ी अमेरिका की मानी जाएगी, ब्रिस्टल की खाड़ी अलास्का से जुड़ी हुई है, कुस्कोक्विम की खाड़ी अलास्का से। अगर अलास्का कहीं लिखा है तो वो अमेरिका का भाग है, आप ये जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर अगर मान लीजिए पूछा कि ब्रिस्टल की जो खाड़ी है, तो ब्रिस्टल की जो खाड़ी है ये किस देश की खाड़ी है, अगर ऑप्शन में वहां पे अलास्का नहीं है तो आप अमेरिका चुनिए, क्योंकि अमेरिका का अलास्का जो है अमेरिका का ही एक राज्य है, अमेरिका का ही एक भाग है। अब इसके बाद आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब हम जल संधियों की बात करते हैं। जल संधियां, अब जल संधियां क्या है और जल संधियां प्रमुख कौन कौन सी हैं उत्तरी अमेरिका में, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, उत्तरी अमेरिका की जल संधियां, सबसे पहली बात हम करेंगे कि जल संधि होती क्या है। जल संधि, जल संधि को इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट। जल संधि को इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ये सकरे जलीय भाग हैं, सकरे जलीय भाग हैं। जल संधि क्या है? तो सकरे जलीय भाग हैं, जो सकरे जलीय भाग हैं जो दो स्थलों को, जो दो जलीय भागों को, दो जलीय भागों को जोड़ती हैं तथा दो स्थलीय भागों को, दो जलीय भागों को जोड़ती हैं तथा दो स्थलीय भागों को
अलग करती हैं, भागों को अलग करती हैं, दो स्थलीय भागों को अलग करती हैं, ठीक है ना, सेपरेट करती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि जल संधि किसको कहते हैं तो आप बताएंगे कि जल संधियां जो हैं ये सक्रिय जलीय भाग होती हैं, सक्रिय जलीय भाग हैं, जल संधियां सक्रिय जलीय भाग हैं जो दो जलीय भागों को जोड़ती हैं तथा दो स्थलीय भागों को अलग करती हैं या सेपरेट करती हैं। इसको हम जल संधि कहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको मैप के ऊपर बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने कहा जल संधि, जल संधि में हमने देखा कि जल संधि क्या है, तो जल संधि सक्रिय जलीय भाग है। अब हम सबसे पहले कनाडा के पास से शुरुआत करेंगे। आप देखिए कनाडा के पास यहां पर एक इस तरह से जल संधि है, ये इस तरह से ये जल संधि है, ठीक है, इस तरह से ये जल संधि है। ये जो जल संधि इसका नाम है डेविस की जल संधि। क्या नाम है? डेविस की जल संधि, डेविस की जल संधि इसका नाम है। अब डेविस की जो जल संधि है, डेविस की जो जल संधि है इसके बारे में ध्यान दीजिए, ये है डेविस जल संधि। सबसे बड़ी जल संधि मानी जाती है ये डेविस जल संधि। ध्यान से आप देख लो इस चीज को, सबसे बड़ी जल संधि मानी जाती है डेविस जल संधि। अब डेविस जल संधि कहां पर है? तो कनाडा के पास है, कनाडा से जुड़ी हुई है। पहली बात ध्यान रखिएगा, इसी डेविस जल संधि के उत्तर में, डेविस जल संधि के नॉर्थ में या उत्तर में, यहां पर इस जगह पर एक खाड़ी है, यहां पर एक खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम है बैफिन की खाड़ी। इसका नाम है बैफिन बे, बैफिन खाड़ी, बैफिन की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, बैफिन की खाड़ी कहां पर है? तो यह है यहां पर कनाडा से लगी हुई है। बैफिन की खाड़ी कहां पर है? तो ये कनाडा से जुड़ी हुई है, बैफिन की खाड़ी कनाडा से लगी है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरी ओर ये जो एक देश है, मतलब एक जो स्थलीय भाग है, ये है ग्रीनलैंड। इसके बारे में आपको बताया, ये है ग्रीनलैंड, इस तरह से ये है ग्रीनलैंड। तो इस तरह से ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। और इसके बाद ये जो द्वीप आप देख रहे हैं, ये जो द्वीप आप देख रहे हैं ना, इस द्वीप का नाम है बैफिन आइलैंड, बैफिन द्वीप है, इसका नाम है बैफिन आइलैंड, बैफिन द्वीप इसको बोलते हैं, ठीक है। बैफिन नाम का द्वीप है ये, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये बैफिन की खाड़ी है, ग्रीनलैंड है, उसके बाद ये बैफिन नाम का आइलैंड है, ग्रीनलैंड और ये बैफिन नाम का द्वीप है। आप देख रहे हैं ये पूरा बैफिन नाम का एक आइलैंड है, इस तरह से ये बैफिन द्वीप है। अब बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है डेविस जल संधि, बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है डेविस जल संधि। इसी बात को नोट करेंगे, यह बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप जो कि कनाडा का है, बैफिन द्वीप किसका है? बैफिन द्वीप तो कनाडा का है। यह बैफिन द्वीप एवं, बैफिन द्वीप एवं ग्रीनलैंड को, बैफिन द्वीप एवं ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड के बीच में है, ठीक है ना, ग्रीनलैंड के बीच में है। ध्यान रखिएगा, यह बैफिन, बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है। बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है? हम बताएंगे डेविस जल संधि है, डेविस जल संधि बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है। इसी तरह याद रखिएगा, यहां पर ये जोड़ती किसको है? तो बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। यहां पर आगे आपको बताया था कि इस जगह पर एक सागर है जिसका नाम है लैब्राडोर सागर। इस तरह से ये जो सागर है इसका नाम है लैब्राडोर सागर, यहां पर है लैब्राडोर सागर। तो ये जो लैब्राडोर सागर है ना, लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर सागर और बैफिन की खाड़ी के बीच में है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे और नोट भी करेंगे कि ये जो जल संधि है, इसके लिए नोट करेंगे, यह बैफिन की खाड़ी, यह बैफिन खाड़ी, बैफिन की खाड़ी तथा तथा लैब्राडोर सागर को, तथा लैब्राडोर सागर को, बैफिन की खाड़ी तथा लैब्राडोर सागर को, लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। बैफिन की खाड़ी तथा लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो हमने यही तो बताया कि जल संधि होती क्या है। जल संधि क्या होती है? तो जल संधि सक्रिय जलीय भाग होते हैं जो दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ते हैं और दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग करते हैं, स्थलीय क्षेत्रों को सेपरेट करते हैं। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि डेविस जल संधि कहां है, तो आप बताएंगे डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में है, दोनों के बीच में है। और बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को ये
बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को ये जो जल संधि है ये जोड़ने का काम करती है। इसके बाद जब हम इसके नीचे आते हैं, थोड़ा सा दक्षिण में आते हैं, तो ध्यान रखिए इसके दक्षिण में एक जल संधि और हमें दिखाई देती है। इस तरह से एक जल संधि है। ये जो जल संधि है, इस तरह से एक जल संधि है जिसका नाम है बेल्ले आइसले जल संधि। बेल्ले आइसले जल संधि, बेल्ले आइसले भी बोल सकते हैं या आइले भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। BELLE ISLE, बेल्ले आइले या आइसले जल संधि। अब ध्यान देना, ये बेल्ले आइसले जो जल संधि है, ये बेल्ले आइसले जल संधि जो है ये भी कनाडा से जुड़ी हुई है और यहां पर लैब्राडोर सागर है। लैब्राडोर नाम का एक प्रायद्वीप है, कनाडा का है, और लैब्राडोर प्रायद्वीप और इसके बाद यहां पर है न्यू फाउंडलैंड नाम का द्वीप, उसको यहां पर ये अलग करती है। नोट कर देता हूं इसके बारे में, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि इस तरह से यहां पर ये लैब्राडोर, ये है लैब्राडोर प्रायद्वीप, लैब्राडोर प्रायद्वीप। इस तरह से यहां पर है लैब्राडोर प्रायद्वीप, ये लैब्राडोर है, लैब्राडोर, ठीक है ना। ये पूछा जाता है कि लैब्राडोर प्रायद्वीप किस देश का है, तो आप बताएंगे लैब्राडोर प्रायद्वीप कनाडा का है, ठीक है। और यहां पर एक जो द्वीप है, इस जगह पे एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है न्यू फाउंडलैंड। इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। थोड़ा छोटा हो गया बट इसको हम अलग से नोट करेंगे यहां पर, न्यू फाउंडलैंड। ध्यान दीजिए बेले आइसले की जो जल संधि है, तो बेले आइसले की जो जल संधि है इसके लिए ध्यान दीजिए, यह लैब्राडोर प्रायद्वीप, लैब्राडोर प्रायद्वीप, लैब्राडोर प्रायद्वीप एवं न्यू फाउंडलैंड किसका है, तो कनाडा का है, न्यू फाउंडलैंड को अलग करती है, को अलग करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं किसकी, बेले आइसले जल संधि की। तो ये न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर को अलग करती है, न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर प्रायद्वीप को अलग करती है, न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर को अलग करती है। दूसरा याद रखिएगा, यह जल संधि यहां पर लैब्राडोर सी और माउथ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती है। यह लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर सागर। अब लैब्राडोर सागर, इसको जोड़ने के लिए देखो मैंने एक सिंबल बनाया, इस तरह से जोड़ने का सिंबल है, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को ये कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ठीक है ना। तो बेले आइसले की जल संधि इस जगह पर है, बेले आइसले की जल संधि, इसका ध्यान रखिएगा, बेले आइसले जल संधि। अब इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा पेज बदल लेते हैं, दूसरे पेज पर अब आ जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था कि यहां पर ध्यान रखिएगा कि अब इस तरह से बेले आइसले जल संधि कहां पर है, तो लैब्राडोर प्रायद्वीप और न्यू फाउंडलैंड द्वीप के बीच में है। अब इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं और यहां की अन्य जो जल संधियां हैं उसको देखते हैं। अब ज्यादा नहीं है जल संधि, कम ही जल संधि है, बट महत्वपूर्ण जो है बस उसको बता रहा हूं। अब यहां पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं और यहां की अन्य जो जल संधियां हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था बेले आइसले की जल संधि के बारे में। ध्यान दीजिए यहां पे एक बार फिर से लिख देता हूं क्या जाता है। यह है बेले आइसले की जल संधि, बेले आइसले जल संधि। कहीं कहीं आइसले आइले भी लिखा मिल सकता है, आइले जल संधि, ठीक है। इसको हमने देखा। इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो ध्यान दीजिए, ये है अमेरिका, इस तरह से यूएसए है। यूएसए का ये जो भाग है ये फ्लोरिडा राज्य है, ये फ्लोरिडा राज्य है, अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है, अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है, अमेरिका का है, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये जो है ये क्यूबा है, इसका नाम है क्यूबा, ये है क्यूबा, ठीक है। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में यहां पर फ्लोरिडा जल संधि है, इस जगह पर एक जल संधि है, इसका नाम है फ्लोरिडा जल संधि, इसका नाम है फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि। अब ये जो फ्लोरिडा जल संधि है इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्लोरिडा जल संधि है, यह जल संधि
यह जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये जो जल संधि है यह मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। किससे जोड़ती है? तो मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। वह अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। ठीक है। और फ्लोरिडा की जल संधि अलग किसको करती है? तो यह फ्लोरिडा जो कि अमेरिका का राज्य है, फ्लोरिडा वह क्यूबा के बीच में है या क्यूबा को अलग करती है। क्यूबा को अलग करती है या बांटती है। ये ध्यान रखना है कि अमेरिका और क्यूबा के बीच में है, दोनों के बीच में है, जिसका नाम है फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है। तो चलिए इसी तरह से आप लोग बने रहिए, इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। सारा का सारा जो सेशन है इसी तरह से जितने महत्वपूर्ण मैपिंग से संबंधित चीजें हैं उसको धीरे धीरे कवर करते हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। और आप लोग मेहनत बरकरार रखिए, मेहनत का कोई जवाब नहीं है, मेहनत करने का यही समय है। देखिए मेहनत करने का अपना एक समय होता है। ठीक है। हर समय आपका मेहनत प्रासंगिक भी नहीं हो सकता है। जब मेहनत की आवश्यकता है तब अगर आप मेहनत करते हैं तब उसका महत्व है, तभी उसकी प्रासंगिकता है। ठीक है ना। तभी उसका फल मिलता है, तभी उसका फायदा मिलता है आपको, क्योंकि मेहनत आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो मेहनत आपके लिए आवश्यक है। मेहनत का यही सबसे सटीक समय है, क्योंकि एग्जाम जो है, अब एग्जाम आपके लाइन अप हो रहे हैं जिसकी संभावना आने वाले समय में बन रही है। इस समय बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो अभी भले ही नहीं उसका डेट और नोटिफिकेशन है, लेकिन आने वाले समय में अब से आपको निश्चित रूप से सतर्क हो जाना चाहिए, आपको एक्टिव हो जाना चाहिए, अपने कमर को कस लेना चाहिए, क्योंकि अब जो मेहनत है अभी मेहनत का समय है और ये आपके लिए प्रासंगिक है। ठीक है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब जब समय बीत जाता है उसके बाद अगर कोई प्रयास हम करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। जब समय उपयुक्त हो तभी प्रयास भी करना चाहिए, जब समय उपयुक्त हो तभी प्रयास भी करना चाहिए। कहा जाता है इसके लिए कि राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा है, एक राष्ट्रकवि बिहार के धरती के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और बहुत ही कालजयी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक चंद लाइनों में इस बात को महत्व को बताया है, मेहनत के महत्व को बताया है। कहा है उन्होंने कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिना, जब फसल सूख कर जल के बिना तिनका तिनका बन गिर जाए, तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रहता कोई अर्थ नहीं, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो ये जो समय है ये उपयुक्त समय है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय के महत्व को समझना है। ये समय आपके महत्व के लिए बहुत, आपके तैयारी के लिए बहुत उपयुक्त है। तो ध्यान रखिए, अब इस समय को चूकना नहीं है, कमर कस लेना है और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई में लग जाना है। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे भी मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपके जज्बे को देखता रहता हूं, जिस तरह आप लंबी लंबी कक्षाएं करते हैं, जिस तरह से आप धैर्य के साथ बने रहते हैं, जिस तरह से सुबह से आकर के दोपहर और शाम तक की कक्षाएं आप लोग करते हैं, घर पे जाके भी कक्षाएं करते हैं, निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत को सलाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे, हम भी कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़े रहेंगे और आपकी सफलता में अगर कुछ योगदान दे सके तो अपने आप को धन्य समझेंगे। ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि आपकी सफलता में ही मैं अपनी सफलता देखता हूं। मुझे मेरे जीवन की अगर कोई असफलता रही है तो वो मैं आपकी सफलता के माध्यम से पूरा होते हुए देखता हूं। तो चलिए लगे रहिए, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ता हूं मैं। फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में फ्लोरिडा जल संधि है, इसकी बात हम कर लिए। अब यहां पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है उसको समझो। अब यहां पर जल संधि तो आपने पढ़ लिया। देखिए इस जगह पर एक चैनल है, इसको एक चैनल है, इसको कहते हैं यूकाटन चैनल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल, अब समझो यहां पर ये जो पूरा का पूरा जो स्थल भाग है ना, पूरा का पूरा जो आप स्थल भाग ये देख रहे हो, इसको यूकाटन प्रायद्वीप कहते हैं। इसका नाम है यूकाटन प्रायद्वीप। ये जो स्थल भाग है इसका नाम है यूकाटन प्रायद्वीप। पूछा जा सकता है कि किसका है यूकाटन प्रायद्वीप।
युकाटन प्रायद्वीप अगर पूछा जाए कि किसका है, युकाटन प्रायद्वीप किसका है, ये आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, युकाटन प्रायद्वीप जो है ये मैक्सिको देश का है। युकाटन प्रायद्वीप किसका है, तो मैक्सिको का है। युकाटन प्रायद्वीप आप ध्यान रखेंगे ये मैक्सिको का है। अभी इसी युकाटन प्रायद्वीप के पूरब में एक जलीय भाग है जिसका नाम है युकाटन चैनल। उस जलीय भाग का नाम क्या है, उसका नाम है युकाटन चैनल। ये जो जलीय भाग है इसका नाम है युकाटन चैनल। अब ये जो जलीय भाग है इसको चैनल कहा गया। इसको जल संधि क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों इसको चैनल कह दिया गया? आखिर यहां पर हम देख रहे हैं कि ये मैक्सिको की खाड़ी है, इस तरह से ये मैक्सिको की खाड़ी है पूरा का पूरा। तो फिर इसको चैनल क्यों कहा गया, इसको जल संधि क्यों नहीं कहा गया? देखिए, जल संधि वो जलीय भाग होते हैं जो दो अलग अलग जलीय क्षेत्रों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग जलीय क्षेत्रों को जोड़ते हैं, उनको जल संधि कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सकरा जलीय भाग जो दो स्थलों को अलग करता हो लेकिन एक ही जलीय क्षेत्र के अंदर हो, किसी दो जलीय क्षेत्र को जोड़े नहीं बट दो स्थल को अलग कर रहा हो, उसको चैनल कहा जाता है। यहां पर देखिए ये चैनल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये मैक्सिको की खाड़ी में है, ये मैक्सिको की खाड़ी के अंदर है। तो आप क्या नोट करेंगे, युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी में है। ये कहां पर है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी में है, मैक्सिको की खाड़ी में है। ये चैनल जो होते हैं वो दो जलीय भागों को नहीं जोड़ते, एक ही जलीय भाग के अंदर होते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में है, मैक्सिको की खाड़ी में है, लेकिन जोड़ अलग तो किसी न किसी को करेगा। तो युकाटन चैनल युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करता है। युकाटन प्रायद्वीप जो कि मैक्सिको का है, तो ये युकाटन प्रायद्वीप एवं क्यूबा को अलग करता है। युकाटन प्रायद्वीप एवं क्यूबा को अलग करता है, क्यूबा को सेपरेट करता है या अलग करता है। ध्यान रखिएगा, युकाटन चैनल अब ये दो जगहों को जोड़ नहीं रहा है, दो जलीय क्षेत्रों को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये एक ही जलीय क्षेत्र में है। ठीक है ना, एक ही जलीय क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, कौन सा जलीय क्षेत्र है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहां पर यह है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी यहां पर है। तो मैक्सिको की खाड़ी में ध्यान रखिएगा, इस तरह से मैक्सिको की खाड़ी में इस तरह से ये है युकाटन चैनल। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब जो महत्वपूर्ण जल संधि है उसकी बात कर लेते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ के जो अन्य महत्वपूर्ण जल संधियां हैं उसकी बात कर लेंगे। हम खाड़ियों की बात कर चुके हैं, हम सागरों की बात कर चुके हैं, अब महत्वपूर्ण जो जल संधियां हैं, अन्य जो जल संधियां उसकी बात करेंगे। अब इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण जल संधि है उसके लिए हमें थोड़ा सा यहां पर दूसरा मैप यूज करना पड़ेगा। चलिए दूसरा मैप यूज करते हैं। देखिए यहां पर, अब यहां पर जो जल संधि है, अब इसको समझने के लिए मैं दूसरा मैप यूज कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर ये बेरिंग सागर आपको बताया, बेरिंग सागर, और इस जगह पर एक सागर बताया था थोड़ी देर पहले, शुरुआत में बताया था, यह है ओखोत्स सागर, इसका नाम है ओखोत्स सागर, यह है ओखोत्स सागर। अब ओखोत्स सागर और बेरिंग सागर, ये प्रशांत महासागर हो गया, इधर आर्कटिक महासागर हो गया। तो प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, यहां पर प्रशांत महासागर से लगा है बेरिंग सागर, आर्कटिक महासागर से लगा है ओखोत्स सागर। ध्यान रखिएगा इस चीज में, ठीक है ना। सर चैनल नहीं समझ में आ रहा है, अभी बताता हूं, अभी इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, अभी इसको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर आर्कटिक महासागर से लगा हुआ है ओखोत्स सागर, और यहां पर बेरिंग सागर है, रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग सागर है। अब यहां पर एक जल संधि है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है ये, और इसका नाम है बेरिंग जल संधि, इसका नाम है बेरिंग जल संधि। अब ध्यान रखना, ये जो बेरिंग जल संधि है, रूस के खोजकर्ता थे, बेरिंग नाम था उनका, उन्हीं के नाम पे नाम रखा गया बेरिंग जल संधि। तो ये जो बेरिंग जल संधि है, इसको ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में प्रश्न इस पर आ चुका है कि बेरिंग जल संधि कहां पर है, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि, जैसा कि मैंने बताया कि रूस के एक खोजकर्ता, उन्हीं के नाम पे नाम रखा गया है बेरिंग जल संधि का। बेरिंग जल संधि के लिए ध्यान रखेंगे, ये रूस और अलास्का के बीच में है,
रूस व अलास्का के बीच में है, मतलब दोनों को अलग करती है। रूस व अलास्का के बीच में है और दोनों को अलग करती है, दोनों को अलग करती है। बीच में है तो दोनों को अलग करती है, बात स्पष्ट है। जोड़ती किसको है? तो जोड़ती है ओखोत सागर बेरिंग सागर को। यह यहां पर एक और सागर है जिसका नाम है चुकची सागर, रूस से लगा है। यहां पर रूस से लगा हुआ सागर है जिसका नाम है चुकची सागर। चुकची सागर किसका है? तो रूस देश का है, ठीक है। वह चुकची सागर व बेरिंग सागर को ये जोड़ती है। चुकची सागर व बेरिंग सागर को ये कनेक्ट करती है। बेरिंग सागर को, चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो बेरिंग जल संधि है, ध्यान रखिएगा, ये जो बेरिंग जल संधि है, आप ये भी कह सकते हैं कि बेरिंग जल संधि जो है ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। यह प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। प्रशांत व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। थोड़ा येलो कलर है, देखने में दिक्कत यहां हो रही होगी, कोई बात नहीं है, हो जाएगा काम अपना, ठीक है। और लास्ट में एक जल संधि और बताना है मुझे, लास्ट एक और जल संधि है, ठीक है। लास्ट एक और जल संधि है, उसकी भी बात करते हैं। मोहम्मद इफ्तिखार आलम ने एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहदे मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहदे मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। क्या बात है, शानदार, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात आपने कही है कि मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता है। अगर चांद सितारे छूने की अगर तमन्ना है तो मुफ्त में तो नहीं मिलेगा वो, ठीक है। एक और जल संधि यहां पर बता देता हूं जिसका नाम है नारिस जल संधि। ये है नारिस जल संधि। इस जगह पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है एल्समेरे द्वीप। एल्समेरे नाम का आइलैंड है ये एल्समेरे द्वीप है। यहां पर एल्समेरे द्वीप है, एल्समरे द्वीप। अब ये जो एल्समरे द्वीप है और इधर है ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। एल्समरे द्वीप और ग्रीनलैंड दोनों के बीच में एक जल संधि ये है और इस जल संधि का नाम है नारिस जल संधि। नारिस जल संधि, ध्यान रखिएगा, ये जो नारिस जल संधि है ये किसके किसके बीच में है, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो नारिस जल संधि जो है, ये नारिस जल संधि जो है ये एल्समेरे द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है। अगर पूछा जाए कि एल्समेरे द्वीप किसका है, आप कहेंगे कनाडा का है। किसका है? तो कनाडा का है, कनाडा का है, ठीक है। ग्रीनलैंड किसका है? तो डेनमार्क के कंट्रोल में, हमें पता है, चलिए नोट करेंगे इसके बारे में। अब यहां पर नारिस जल संधि जो है, तो आप बताएंगे कि नारिस जल संधि जो है ये एल्समेरे द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है। ये जल संधि एल्समेरे द्वीप एल्समेरे द्वीप एल्समेरे द्वीप तथा एल्समेरे द्वीप तथा एल्समेरे द्वीप तथा ग्रीनलैंड को अलग करती है। ग्रीनलैंड को अलग करती है, ग्रीनलैंड को अलग करती है। एल्समेरे द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है, ध्यान रखिए, एल्समेरे द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है। कनेक्ट किसको करती है? ऊपर है आर्कटिक महासागर, यहां पर है बैफिन की खाड़ी। अभी बताया था यहां पर एक खाड़ी जो है इसका नाम है बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी इस जगह पे है। तो यहां पर बैफिन की जो खाड़ी है, इस बैफिन की खाड़ी को जोड़ती है। ये बैफिन खाड़ी है, बैफिन खाड़ी। अब आप बताएंगे कि जो बैफिन की खाड़ी है और ऊपर आर्कटिक महासागर है उसको ये कनेक्ट करती है। तो ये जो जल संधि है बैफिन की खाड़ी और बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी एवं आर्कटिक महासागर को, बैफिन की खाड़ी एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज का ये जो सेशन था इसमें आपको उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ की स्थितियों से परिचित कराया। नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ की जो स्थितियां हैं, नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ जो जलीय भाग हैं, उन जलीय भागों से हमने
जलीय भाग जो है उनके बारे में हमने बताया। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ की जो जलीय स्थितियां उसके बारे में हमने बताया। और आज का जो सेशन था वो उत्तरी अमेरिका पर केंद्रित रहा। उत्तरी अमेरिका पर केंद्रित रहा। हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में यहां पर आपको बताया कि कनाडा अमेरिका के बीच में 49 डिग्री समानांतर रेखा पाई जाती है। इसके बाद हमने उत्तरी अमेरिका के सागरों को बताया, जिसमें ब्योफोर्ट सागर कनाडा से लगा है, लैब्राडोर सागर कनाडा ग्रीनलैंड के बीच में है, सारागैसो सागर यहां पर अमेरिका के दक्षिण पूर्व में है, और कैरेबियाई सागर भी और दक्षिण में है। इसके बाद बेरिंग सागर जो है वो रूस और अलास्का के बीच में यहां प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, बेरिंग सागर, इसके बारे में बताया। इसके बाद हमने यहां पर यही सारे सागर जिसको हमने अलग से भी नोट किया था। फिर इसके बाद हमने उत्तरी अमेरिका में यहां पर जल संधियों के बारे में बताया था। उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख जल संधियां हैं इसके बारे में हमने बताया था। तो यहां पर जो जल संधियां, इसमें एक नारिस जल संधि बताई अभी जस्ट, जो एल्समेरे द्वीप जो कनाडा का है और ग्रीनलैंड इसके बीच में है, बैफिन की खाड़ी और यहां पर उत्तर में आर्कटिक महासागर को ये जोड़ती है जल संधि। इसके बाद हमने यहां पर बताया था कि रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग जल संधि है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। रूस अलास्का को अलग करती है चुक्ची सागर, इस जगह पर एक सागर है जिसको चुक्ची सागर कहते हैं, और आर्कटिक महासागर को ये कनेक्ट करती है। चुक्ची सागर और आर्कटिक महासागर को ये चुक्ची सागर और प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर दोनों बात आएगा। चुक्ची सागर को प्रशांत महासागर तथा बेरिंग सागर से जोड़ती है। यहां पर रूस से लगा हुआ है, यहां पर चुक्ची सागर जिसको बोलते हैं, रूस से लगा हुआ है चुक्ची सागर, ये रूस का सागर है, ठीक है ना, रूस से लगा हुआ समुद्र है, इसको जोड़ती है बेरिंग जल संधि। इसके बाद हमने आज आपको बताया कि इस तरह से कौन कौन सी प्रमुख खाड़ियां हैं। तो हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी बताया कनाडा से लगी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी कनाडा से लगी, फंडी की खाड़ी जहां सबसे ऊंचा ज्वार है इसके बारे में हमने बताया था, और इसी तरह से। और इसके बाद आज की चीजापेक की खाड़ी अमेरिका से लगी है, मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है उत्तरी अमेरिका की, इसको बताया, और यहां पर कैलिफोर्निया की खाड़ी जो कि मैक्सिको से लगी हुई है, और ब्रिस्टल और कुस्कोक्युम की खाड़ी जो है ये अलास्का से लगी हुई है। यहां पर इस तरह से अलास्का है, तो अलास्का से लगी हुई ये खाड़ियां हैं, इस तरह से अलास्का है, ध्यान रखेंगे ये अलास्का है। अब इस तरह से यहां पर आगे हमने डिस्कस किया था और जल संधियां कौन सी, तो डेविस जल संधि के बारे में बताया था। डेविस जल संधि जो कि बैफिन की खाड़ी लैब्राडोर सागर को कनेक्ट करती है। इसके बाद बेले आइसले की जल संधि बताई जो कि लैब्राडोर प्रायद्वीप और न्यू फाउंडलैंड द्वीप के बीच में है, और ये लैब्राडोर सागर और यहां पर है माउथ ऑफ सेंट लॉरेंस या सेंट लॉरेंस की खाड़ी बोलते हैं। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी को इस तरह से, सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से कनेक्ट करती है, नाम है बेले आइसले जल संधि, बेले आइसले जल संधि। फिर इसके बाद आपको बताया कुछ और जल संधियां, जैसे फ्लोरिडा जल संधि जो है वो फ्लोरिडा क्यूबा के बीच में है। इसके बाद यहां पर युकाटन चैनल बताया। चैनल कोई पूछ रहा था कि नहीं समझ में आया, बता देता हूं। चैनल वो जलीय भाग है जो एक ही जलीय क्षेत्र के अंदर हो, वो चैनल कहलाता है। एक ही जलीय क्षेत्र के अंदर चैनल होता है, और दो अलग अलग जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो जल राशि होती है या सक्रिय जलीय भाग जो होते हैं, जो दो अलग अलग जलीय क्षेत्रों को कनेक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको जल संधि बोलते हैं, जल संधि। और चैनल एक ही जलीय भाग में है, एक ही जलीय भाग में रह करके दो अलग अलग स्थल को अलग करे, दो लैंड पार्ट को अलग करे, उसको चैनल बोलेंगे। और जल संधि दो लैंड पार्ट को अलग करती है और दो सागरीय क्षेत्रों को या जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। संधि का मतलब जोड़ना होता है, ध्यान रखिएगा, संधि का मतलब जोड़ना होता है। अब इसके बाद अब आगे जो है वो अमेरिका का भौतिक प्रदेश है। तो भौतिक प्रदेश, अब हम यहां पर चारों तरफ की स्थिति को जान गए हैं, चारों तरफ की स्थिति को समझ के अब अमेरिका के भौतिक प्रदेश की बात अब हम लोग नेक्स्ट सेशन जो होगा, इसी तरह से एक मैपिंग का सेशन फिर से रखेंगे हम लोग, और इस तरह से हम लोग उत्तरी अमेरिका के पूरे भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे कि कहां पर उत्तरी अमेरिका में पर्वतीय क्षेत्र है, कहां मैदानी क्षेत्र है, कहां नवीन पर्वत है, कहां पुराने पर्वत है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन अब यहीं पर समाप्त करता हूं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर मैसेज करिएगा, क्योंकि आपके मैसेज से हमें हौसला भी मिलता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और लगता है कि जो किया जा रहा है वो आपके लिए सटीक और सही है कि नहीं है, इसका पता भी चलता है। ठीक है, आपके मैसेज का फीडबैक मैं जरूर दूंगा क्लास के बाद। आप
लंच करते समय सॉरी डिनर करते समय मैं फीडबैक आपको दूंगा। तो निश्चित रूप से आप लोग मैसेज करिएगा, आपके मैसेज का इंतजार रहता है। आपके मैसेज से हमें बहुत कुछ समझ में आता है, एक डायरेक्शन भी मिलता है कि आप लोगों को क्या सही लग रहा है और क्या सही नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्ति। इसी तरह से मैपिंग का सेशन भी चलता रहेगा और इसी तरह से जो लास्ट क्लास में जो पिछली क्लास थी जिसमें हमने रिवीजन सीरीज रखी हुई थी वो सीरीज भी चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, ओवर करता हूं।